उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। मैं तुलसी सर। हम लोग बात करेंगे AE/DO एग्ज़ाम्स के फैक्ट रिवीजन के लिए। एग्ज़ाम के लास्ट कंडीशन में हैं आप लोग, और इसमें जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, GK GS जितना अच्छा होगा, उतनी रिजल्ट की गारंटी आपकी बढ़ जाएगी। वही मैथ और रीजनिंग को आप लोग डेली ही करते रहें। आप चाहें कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पे वो वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा मैथ और रीजनिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला है केशिकत्व यानी कैपिलरी एक्शन। वह परिघटना है जिसमें कोई द्रव गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक संकीर्ण नली या झरझरा सामग्री जैसे बत्ती में ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है। जैसे कल था रामनवमी, और रामनवमी आप लोग देखे होंगे कि ऐसा दीपक लगा होगा। दीपक में यहाँ बाती लगा होगा, 4 बातियाँ लगी होंगी, और तेल होगा यहाँ पे इसके बॉटम पे। ये कैसे यहाँ पे जल रहा है, कैसे ऑयल पहुँच रहा है? आप जानते हैं कि ग्रेविटी नीचे काम करता है जी, और उसके अपोजिट ये तेल जा रहा है। यही घटना कहलाती है केशिकत्व। फॉर्मूला होता है H बराबर 2s cos थीटा r रो g। वहीं S जो है यहाँ पे पृष्ठ तनाव है, एरिया कितना एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात करता है। वहीं R जो है हम लोगों का केश नली की त्रिज्या है। ये जो बत्ती लगा हुआ था आपके रामनवमी वाले दीपक में, तो वहाँ पे इस बत्ती की त्रिज्या जो है R है। वहीं रो जो है द्रव का पृष्ठ तनाव है। अगर ऑयल है उसमें पानी है, और भी कुछ हो सकता है, घी भी डलता है, डालडा। वहीं जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये पानी है, ऑयल है, और ये H हाइट तक ऊपर जा रहा है। ऐसी घटना को बोलते हैं हम लोग केशिकत्व। इसमें ससंजक बल होता है जिसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और एक ही पदार्थ के अणु जैसे जल के बीच आकर्षण बल होता है, उसे बोलते हैं हम लोग कोहेसिव फोर्स। वहीं एक होता है आसंजक बल। आसंजक बल को और कहते हैं हम लोग एडेसिव फोर्स। विभिन्न पदार्थों के अणुओं जैसे जल बत्ती के बीच आकर्षण बल लगता है, उसको बोलते हैं एडेसिव। तो डिफरेंट वस्तुओं के बीच जब आकर्षण फोर्स लगेगा, जैसे पानी चिपक जाता है कहीं पे, तो वो एडेसिव फोर्स यानी आसंजक बल के द्वारा। वहीं कोई पदार्थ खुद में चिपका हुआ है, सिमटा हुआ है, तो वो है कोहेसिव फोर्स। लालटेन की बत्ती की बात करें हम लोग, तो लालटेन की बत्ती जो होती है, इसमें आप देखेंगे कि तेल ऊपर चढ़ता है, और तेल के अणुओं और बत्ती के रेशों कपास के बीच लगने वाला आसंजक बल है। वहीं तेल के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल है, यानी एक एडेसिव फोर्स है और एक कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स कहाँ लगता है? सेम पदार्थ के बीच। और एडेसिव फोर्स कहाँ लगता है? अपोजिट पदार्थ के बीच यानी डिफरेंट टाइप के पदार्थ के बीच। अब यहाँ पे एक फैक्ट है जिसे आप ध्यान रखेंगे, तेल के अणुओं और बत्ती के रेशों के बीच आसंजक बल लगता है, यानी तेल के जो अणु हैं उसके और बत्ती के रेशे जो है वहाँ आसंजक बल लगते हैं। आसंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स लग रहा है। और वहीं एडेसिव फोर्स, ये है एडेसिव फोर्स, और वहीं तेल के अणुओं के बीच जो बल लग रहा है वो लग रहा है कोहेसिव फोर्स। को मतलब एक जैसा, एडेसिव मतलब अलग अलग, ऐसा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे यह आसंजक बल सामान्यतः तेल के बत्ती से जो चिपकने की प्रक्रिया है, और वही ससंजक बल जो है बल को तोड़कर ऊपर चढ़ने के लिए खींचता है, जिसे केशिकत्व कहते हैं। तो असंजक बल क्या है? ये सामान्यतः क्या कर रहा है? तेल के बत्ती से चिपकने की प्रक्रिया को कर रहा है। वहीं ससंजक बल जो है उस बल को तोड़ करके ऊपर चढ़ने के लिए खींचता है। यही क्या है? केशिकत्व है। यदि ससंजक बल असंजक बल से अधिक होता है तो यह बर्तन से नहीं चिपकता तथा केश नली में इसकी परत जो है नीचे गिर जाती है। तो हमेशा क्या होगा? CF जो होगा कोहेसिव फोर्स जो होगा एडेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा, तब वो परिघटना क्या होगी? जारी रहेगी। अब आगे देख रहे हैं हम लोग, ये है कुछ रेज जैसे गामा किरण। तो गामा किरण क्या करता है? गामा का ये स्मॉल y नोटिफिकेशन होता है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है और नाभिकीय क्रिया में पार्टिसिपेट करता है। तो कैंसर कोशिकाएं क्या होती है? आप जानते हैं कि शरीर में ऐसे विकार होने लगते हैं जिसमें किसी सेल का ज़्यादा होना, उसे कैंसर कहते हैं।
तो उसको ख़त्म करता है कौन? गामा किरण। वहीं एक्सरे जो है, एक्स किरण टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए, क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे कि किसी की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे करवाते हैं और देखते हैं कि कितना टूटा हुआ है, कहाँ से टूटा हुआ है। वहीं पराबैंगनी तरंगे हैं, किरणें हैं, तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, अदृश्य लिखाई का पता लगाने के लिए। कभी कभी आप देखते होंगे क्लास में बच्चे जो हैं किसी ऐसे पेन से लिख देते हैं जो दिखाई नहीं देता है, बट एक खास प्रकार की लाइट उस पर डालते हैं, टॉर्च जलाते हैं तो वो दिखने लगता है, तो वही क्या होता है? पराबैंगनी तरंग होता है। वहीं अगर बात करें कि अवरक्त तरंग, तो रिमोट कंट्रोल में, कोहरे में, फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। तो अब बात कर लें हम लोग यहाँ पे गामा किरणों की, तो सबसे अधिक ऊर्जावान विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी जो है उस किसकी है? गामा किरण की। वहीं गामा किरणें जो है नाभिकीय क्रियाओं से उत्पन्न होती है और इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी ऊर्जा क्या है? मैक्सिमम बहुत ज़्यादा है, और इसकी भेदन क्षमता यानी ये पेनिट्रेट बहुत ज़्यादा करता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो कैंसर जब होता है तो वहाँ पे रेडियोथेरेपी के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। तो वहीं अगर बात करें हम लोग गामा रेज की, तो गामा रेज जो है ये कम ऊर्जावान होती हैं लेकिन पराबैंगनी से अधिक होती हैं। तो सबसे पहले गामा, वहीं उसके बाद एक्स हो गई, तो ये पराबैंगनी से चूंकि ज़्यादा ऊर्जावान है। और गामा एक्स किरणें जो है नरम ऊतकों से होकर गुजर सकती हैं, लेकिन हड्डियों द्वारा ये अवशोषित हो जाती हैं, इसलिए इनका उपयोग टूटी हड्डियों का पता लगाने में होता है। चूँकि ये कुछ सेल्स जो हैं उसको कवर कर सकती हैं, बट जो हड्डियाँ होती हैं उनके सेल्स बहुत हार्ड होते हैं, तो सॉफ्ट टिश्यू जो है उनको ये भेद सकती हैं और हड्डी को भेद नहीं कर सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हड्डियों का पता लगाने में, टूटी हड्डियों का पता लगाने में। वहीं पराबैंगनी किरणों की बात करें, अल्ट्रावायलेट रेज की, तो ये बैक्टीरिया और कीटाणुओं को नष्ट कर देती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए और जल शोधन के लिए, यानी जल के ट्रीटमेंट की बात करें हम लोग, जल कैसे परिशुद्ध हो जाए, तो इस प्रकार की क्रियाओं के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं इसमें जैसे प्रतिदीप्त होता है तो फ्लोरोसेंट या यूवी तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिसका प्रयोग हम लोग अदृश्य लिखाई का पता लगाने में किया करते हैं। वहीं इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणों की बात करें तो ये ऊष्मीय विकिरण है और इनसे हम लोग ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। इनका उपयोग रिमोट कंट्रोल में सिग्नल भेजने और कोहरे या धुंध में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, क्योंकि ये कोहरे का भेदन कर सकती हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? तो ऊष्मा का स्थानांतरण का वह विधि है जिसमें ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय तरंगों जैसे अवरक्त तरंगें हैं के रूप में यात्रा करती हैं। सन से जब रेज आता है हमारी धरती पे तो वो रेडिएट होकर के आता है, रेडिएट होकर के, और ये रेडिएशन प्रोसेस से आता है। तो विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ऊष्मा जो है चुंबकीय तरंगों की सहायता से ट्रांसफर होती है। इन तरंगों को यात्रा करने के लिए किसी भी भौतिक माध्यम जैसे हवा, पानी या ठोस की आवश्यकता नहीं होती है। हम जब सूर्य से धरती का सफ़र तय करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, बट ये जब वहाँ से रेडिएशन के द्वारा सनलाइट आ रहा है तो आकाश में ऐसी बहुत सारे लेयर्स आएंगे जहाँ पे वैक्यूम है या बहुत डिफरेंट टाइप के लेयर्स हैं, वहाँ से भी ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो इन तरंगों की यात्रा के लिए किसी भी भौतिक माध्यम जैसे हवा, पानी, ठोस की आवश्यकता नहीं होती है। और सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा तक पहुंचना विकिरण की परिघटना है जो यह अंतरिक्ष के विशाल निर्वात यानी वैक्यूम से होकर आती है। तो आकाश में कभी कभी वैक्यूम का भी एक परिदृश्य आता है। चालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से ठोस, सॉलिड यानी पदार्थ जो होते हैं उसमें होता है, हालांकि यह द्रवों और गैसों में भी अल्प मात्रा में होता है। तो चालन मैक्सिमम किस में होता है? सॉलिड में। वहीं संवहन की बात करें कन्वेक्शन, तो ये द्रव या गैस के अणुओं के वास्तविक गति द्वारा होता है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम की आवश्यकता संवहन के लिए बहुत जरूरी है। वहीं ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार अब बात करें हम लोग, तो ऊष्मा सदैव क्या करता है? हॉट जो वस्तुएं होती हैं वहाँ से निम्न ताप वाले वस्तुओं में ट्रांसफ़र होता है, और यही जो है इसका स्वाभाविक नेचर है। तो इस तरह से
ये ट्रांसफर। अगर बात करें हम लोग हीरे की तो हीरे का असाधारण रूप से चमकना यानी ब्रिलियंस जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है। और यही एग्जाम में रहता है क्वेश्चन कि हीरे का चमकना मैक्सिमम इतना रिफ्लेक्ट करना किस वजह से होता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक यानी 2.42 होता है, 2.42 होता है, जिसके कारण इसका क्रांतिक कोण जो क्रिटिकल एंगल है वो बहुत कम होता है और वो सिर्फ 24.4 डिग्री होता है। इसको आप लोग कैसे रिलेट करेंगे, दोनों जो डेटा है लगभग एक ही जैसा दिखता है, 242 और 244 ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। एक जो है 2.42 जो है अपवर्तनांक है जिसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और वहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वहीं 24.4 जो है इसका क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण है। जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो वह इस प्रकार काटा जाता है कि प्रकाश की किरणें आंतरिक सतहों पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर टकराती है और बार बार वो आंतरिक परिवर्तित होती है जिससे वह चमकदार दिखाई देती है। इसको याद रखना है आपको कि ये ऐसा एंगल है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो है इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं और इससे वो चमकदार दिखाई देता है। वहीं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए जो शर्तें हैं उसकी बात कर लें तो सबसे पहला चीज़ ये है कि प्रकाश जो है सघन से विरल में जाएगा। तो प्रकाश जो है सघन से विरल माध्यम में जाएगा, यानी सघन और विरल में बात करें तो एक डेंस है और दूसरा है रेयर। तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो ऐसे ही परिघटनाएं होंगी। दूसरा कि आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपतन कोण जो है जिस एंगल पे वो अटैक कर रहा है उसका वैल्यू जो है क्रांतिक एंगल से ज़्यादा होगा। वहीं क्रांतिक कोण का मान दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, जहाँ हम लोग देखते हैं साइन सी बराबर इसको μ2 इसमें काटो μ2/μ1, वहीं μ1 μ2 ये है और ये साइन का नोटिफिकेशन है। तो ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। न्यूटन की बात करें हम लोग तो उन्होंने शीतलन का नियम दिया था और उसके अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर जो है वस्तु के परिवेश के तापांतर पर निर्भर करता है, यानी वस्तु कहाँ रखी गई है, कितना इसका रेट ऑफ जो कूलिंग है वो है, इस बात पे निर्भर करता है। न्यूटन का शीतलन नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है यह बताता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर यानी रेट ऑफ जो कूलिंग है उस वस्तु के ताप यानी टेम्परेचर ऑफ जो वस्तु है उसके आसपास के परिवेश के ताप यानी टी परिवेश के अंतर यानी तापांतर के समानुपाती होता है। तो इसे ठंडे होने की दर जो बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ वस्तु माइनस टेम्परेचर ऑफ परिवेश। वस्तु का टेम्परेचर कितना है और वस्तु के आसपास का परिवेश का क्षेत्र टेम्परेचर कितना है, इन दोनों का डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये उसका दर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं θ1 माइनस θ2 बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस थीटा डेल। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो वस्तु के ऊष्मा की क्षय की दर जो है वस्तु का औसत मान माइनस वस्तु के परिवेश का तापमान पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस जो है अधिक है, जैसे चाय जो है गर्म है ठंडे कमरे में रखी गई है तो वस्तु तेज़ी से ठंडी होगी। यदि तापांतर कम है ठीक वैसे ही वो जो चाय है गर्म है लेकिन गर्म कमरे में रखी गई है तो वस्तु धीरे धीरे ठंडी होगी, क्योंकि ठंड के दिनों में चाय आसानी से ठंडा हो जाएगा जबकि गर्मी के दिन में चाय बहुत देर तक गर्म रहेगा। तो वस्तु के ठंडे होने की दर जो है केवल वस्तु के ताप या केवल परिवेश के ताप पर निर्भर नहीं करता है बल्कि उसके अंतर पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान कुल ऊष्मा क्षमता को प्रभावित करता है लेकिन दर के उस पर कुछ भी नियंत्रण नहीं रहता है। तो ऊष्मा जो है वस्तु का द्रव्यमान कुल ऊष्मा क्षमता को प्रभावित करता है लेकिन रेट जो है को मुख्य रूप से तापांतर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अब देख रहे हैं हम लोग सोनार, यानी
सोनार एक ऐसी तकनीकी है जिसमें प्रसव्य तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए या पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे जब नेवी का जो शिप चलता है तो कैसे वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, कैसे देख पाता है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है सोनार का। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी ध्वनि नौ संचालन और परास है। यह तकनीकी पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने जैसे दूरी मापने और समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। वहीं बात करें हम लोग प्रसव्य तरंगों की, तो प्रसव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है इसकी आवृत्ति मानव श्रवण की सीमा से अधिक होती है। 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। सोनार में उच्च आवृत्ति तरंगों का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे उच्च ऊर्जा वाली होती हैं और उन्हें एक संकीर्ण बीम में निर्देशित किया जा सकता है और वे पानी में लंबी दूरी तय कर सकती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। सोनार का उपयोग जल में डूबे वस्तुओं का पता लगाने में एवं समुद्र के भीतर मानचित्रीकरण में होता है। अब बात कर लें हम लोग वहीं इंफ्रासोनिक और श्रव्य ध्वनियों की। तो अश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक और श्रव्य यानी ऑडिएबल तरंगों की आवृत्ति कम होती है। वहीं रेडियो वेव्स की बात करें, रेडियो तरंगों की बात करें तो विद्युत चुम्बकीय होती हैं और पानी में अच्छी तरह से प्रवेश नहीं करती। इनका उपयोग रडार में हवा में किया जाता है। तो ऐसी बातें होती हैं रडार के लिए। हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है कि सरल लोलक के बारे में, कैसे इसका आवर्तकाल रिलेट करता है इसके इलोंगेशन से। तो सरल लोलक का आवर्तकाल टी जो होता है 2π√L/g होता है। वहीं लंबाई अगर 4 गुना कर दें, अगर L का वैल्यू हम लोग 4 गुना बढ़ा दें यानी 4L कर देंगे, तो ये यहाँ जब वैल्यू रखेंगे इसमें हम लोग इस फॉर्मूले में, यहाँ L क्या है, लेंथ ऑफ रस्सी है। तो नया जो आवर्तकाल आएगा L की जगह पे 4L कर दिया हम लोग और जानते हैं कि √4 का मतलब होता है 2, √4, √9 का मतलब 3, √16 का मतलब 4, ऐसे बाहर निकलता है। जो नंबर खुद से गुणा होकर के कुछ देता है, 3 × 3 तो 9 दिया। अब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो खुद में मल्टीप्लिकेशंस जो होते हैं स्क्वायर नंबर देते हैं और उनका रूट निकालना, इसलिए यहाँ 4 का रूट निकाले गए तो क्या आ गया है, ये 4L था तो आ गया है 2 बार। अब ये हो गया है, ये पहले का फॉर्मूला हो गया हम लोग का 2π√L/g और ये नया इसमें क्या आ गया 2 आ गया। अब इसको अगर हम लोग टी कहते हैं तो नया जो आवर्तकाल होगा, अगर लंबाई बढ़ा देते हैं 4 गुना उस लोलक का, तो अब नया आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इससे आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगर कहीं क्वेश्चन ये आ गया कि अगर लंबाई बढ़ा देते हैं 16 गुना तो आवर्तकाल कितना गुना हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे, कितना हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। वहीं बोलेंगे कि अगर लंबाई कर देते हैं 81 गुना तो √81L हो जाएगा। बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 गुना बढ़ जाएगा उसका आवर्तकाल। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का उपयोग मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम के विखंडन यानी फिजन जब होता है तो उससे उच्च ऊर्जा वाले तीव्र न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और उनको स्टॉप करने के लिए मंदक का इस्तेमाल हम लोग किया करते हैं। अब चूंकि ये श्रृंखला जो है, श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए इन तीव्र न्यूट्रॉनों को धीमा करना आवश्यक होता है ताकि ये उच्च जो अन्य न्यूट्रॉन्स हैं, यूरेनियम के नाभिक हैं, उनके द्वारा अवशोषित होकर विखंडन कर सके। वहीं मंदक की बात करें तो वह पदार्थ होता है जो इन तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा यानी स्लो डाउन करके उन्हें तापीय न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन्स में बदल देता है। भारी जल D2 एक उत्कृष्ट मंदक है क्योंकि यह उच्च न्यूट्रॉनों को धीमा कर सकने में हेल्प करता है और उन्हें सामान्य जल की तुलना में बहुत कम अवशोषित करता है। अगर सिंपल हम लोग वाटर डाल दें तो उससे ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाएगा, वहीं D2 भारी जल जो है उससे ज़्यादा अवशोषित कर पाता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग हम लोग करते हैं और नाभिकीय शीतलक यानी कूलेंट जैसे D2O हो गया का भी रिएक्टर में गर्मी से हटाना होता है, लेकिन D2O की मुख्य भूमिका मंदक की होती है
चूँकि इससे टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है, बट मेनली ये काम करता है मंदक का। नियंत्रक क्षय जैसे बोरॉन हो गया, कैडमियम हो गया, न्यूट्रॉन को अवशोषित करके अभिक्रिया को नियंत्रित करती है। तो ये छड़ें याद रखेंगे, बोरॉन और कैडमियम की छड़ें इसमें लगती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। यह जीव विज्ञान का एक स्थापित तथ्य है। और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP नामक अणु में संग्रहित किया जाता है। अगर कहीं पूछेगा कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, ATP के द्वारा, है ना। और आप जानते हैं कि 36 + 2 38 ATP ऊर्जा लगता है इसको कंट्रोल करने में। यहीं पे ATP का आप देख सकते हैं, ATP सिंथेसिस पार्टिकल जो है यहाँ पे हो रहे हैं। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पे दिया रहता है, इसमें मैट्रिक्स भरे होते हैं अंदर में। सिस्टोन से क्राइस्टी यहाँ देखेंगे, दो इंटर मेम्ब्रेन के बाहर की चीज़ होती है। वहीं राइबोसोम जो होते हैं इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे, वहीं ग्रेनुल्स इसमें है। और कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं उससे देख लेंगे हम लोग। यहाँ देखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होते हैं जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। वहीं DNA जो जीन होता है इसके अंदर छुपा होता है। ATP कोशिका की सभी गतिविधियों जैसे गति हो गया, संश्लेषण हो गया, परिवहन हो गया, इनके लिए ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी के रूप में कार्य करती है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। और रेटिनॉल जो है दृष्टि के लिए आवश्यक है। आंखों का विकार हो जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए आपको रेटिनॉल खाना पड़ेगा, यानी विटामिन ए खाना पड़ेगा। एग्जाम में इसके सिंपल नाम ही पूछ देगा, विटामिन ए को कोई किस नाम से जानते हैं, तो रेटिनॉल। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिरोधी ये। वहीं विटामिन सी की कमी से आप देखिएगा कि आप में मसूड़ों में गम्स होना, एस्कॉर्बिक रोग हो जाएगा, आपके घाव जल्दी नहीं भरेंगे। तो उससे विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, हड्डियों के लिए आवश्यक है। वहीं विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो है फिलोक्विनोन है और ये रक्त अस्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब इनके और भी कुछ फायदे देख लेंगे। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जो स्वस्थ दृष्टिविजन के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी होती है और ऑप्सिन को रियोडोस्पिन में बदलने के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। ये हम लोग को ज़्यादा याद रखना है कि ये बायोलॉजी का बहुत हॉट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्सिन को रोडोस्पिन में बदलता है कौन, विटामिन ए। वहीं विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये हम लोग याद रखेंगे। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। वहीं विटामिन डी की बात करें तो इसका नाम कैल्सीफेरॉल है, जो कैल्शियम का अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है और हड्डियाँ टूटने लगती है। वहीं विटामिन डी का हार्मोन विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। तो एक ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन के तौर पर भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कि यह PTH यानी पैराथायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, PTH क्या है, PTH पैराथायराइड हार्मोन है और इसके संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, विटामिन डी है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जो रक्त के क्लॉटिंग के लिए, रक्त अस्कंदन की प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ हार्मोन्स की, जैसे जिबरेलिन हुआ। जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है जो कोशिका दीर्घन यानी सेल एलोंगेशन को बढ़ावा देता है। तो इससे जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी लंबाई बढ़ती है। यह विशेष रूप से तने यानी स्टेम और पत्तियों में, जिससे पौधों की लंबाई बढ़ती है। वहीं ऑक्सिन की बात करें, ऑक्सिन भी एक हार्मोन है, पादप हार्मोन, और मुख्य रूप से ये कोशिका दीर्घन इलोंगेशन और शीर्ष प्रभाविता यानी एपिकल डोमिनेंस के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सिन के अन्य उपयोग जो है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं खरपतवारनाशी यानी पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहीं गुरुत्वानुवर्ती या प्रकाशानुवर्ती गति में भी इसका इस्तेमाल होता है। वहीं साइटोसिन की बात करें हम लोग तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और ये प्रमोट करता है। यह जीर्णता यानी सेंसेसनेस
को भी रोकता है। वहीं फलों को पकाने के लिए हम लोग रिपनिंग में मदद करने वाला मुख्य हार्मोन जो है इथाइलिन है। पहले पहले हम लोग कार्बाइड का नाम जानते थे। कार्बाइड यानी वो केला पकाने या फलों को पकाने के लिए हम लोग उसको मिट्टी में या भूसा में रखा करते थे। वहीं अब हम लोग इथाइलिन का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। इससे फलों को पानी में डाल करके धोना होता है इस लिक्विड की सहायता से, फिर ये पक जाता है। वहीं एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये वृद्धि रोधक इनहिबिटर हार्मोन है जो तनाव की स्थिति और प्रस्तुति यानी डोर्मेसी से जुड़ा होता है। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एंडोक्राइन कार्य के हिस्से के रूप में लैंगरहैंस द्वीप यानी इन एजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से हार्मोन स्रावित करती है। यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले दो मुख्य हार्मोन स्रावित करता है, जिससे पहला हो गया इंसुलिन जो रक्त शर्करा को कम करता है यानी जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है वो है इंसुलिन। वहीं ग्लूकागॉन हो गया जो रक्त शर्करा को बढ़ाता है यानी डायबिटीज को बढ़ाता है। तो इस तरह से इंसुलिन और ग्लूकागॉन की बात करें तो एक ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करेगा इंसुलिन और वहीं ग्लाइकोजेन से ग्लूकान जो है कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। और पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है यानी ग्रोथ हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। और थायराइड जो है थायरोक्सिन और अधिब्रिक जो है एड्रेनल हार्मोन का स्राव करता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें ऑक्सीजन गैस जल के अणुओं के अपघटन से मुक्त होती है। यानी जल जब टूटता है H2O ब्रेक डाउन करता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। और प्रकाश संश्लेषण की समग्र जो अभिक्रिया है उसे याद रखेंगे 6CO2 + 6H2O in the presence of sunlight it gives 6 C6H12O6 + 6O2 प्रकाश निर्भर जो करता है अभिक्रियाओं पे तो उसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान जो है क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल के अणुओं को तोड़ने के लिए किया जाता है। और इस तरह से जब ये अणु टूटते हैं तो जल के अणुओं के इस विखंडन यानी स्प्लिटिंग या प्रकाश अपघटन फोटोलाइसिस से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो सिर्फ ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होता, इसके साथ प्रोटॉन भी रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये अगर कोई एक सेल है तो इसमें आप देखेंगे कि ओपन एस्टोमेटा है और एस्टोमेटा ही वो चीज़ है जहाँ पे HNU आकर के रिएक्शन करता है और ये क्लोज्ड एस्टोमेटा है। डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर जोर देता है। इसका मतलब ये है कि जो भी नेचुरल चीज़ें होंगी प्राकृतिक वर्ण होगा वो जो उनमें से श्रेष्ठ है उसी चीज़ को एडॉप्ट किया जाएगा। चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत विकासवाद यानी इवोल्यूशन का एक प्रमुख सिद्धांत है और यह विचार इस बात पर आधारित है कि किसी आबादी में जीवों के बीच लक्षणों की भिन्नता वेरिएशंस होती है। जिन जीवों के लक्षण उन्हें अपने पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलित एडेप्टेड बनाते हैं उनके जीवित रहने और प्रजनन में संभावना अधिक होती है और इस प्रक्रिया को जो है योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है, जहाँ योग्यतम का अर्थ है अपने पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में सबसे सफल होना। अंगों का उपयोग और अनुपयोग उपार्जित लक्षणों को वंशागति लैमार्क की सिद्धांत से भी संबंधित है। मानव रक्त में एबीओ रक्त समूह प्रणाली लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है। एबीओ रक्त समूह प्रणाली का निर्धारण जो है लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स आरबीसी की झिल्ली मेम्ब्रेन की सतह पर पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीनों या शर्कराओं द्वारा होता है जिन्हें एंटीजन या प्रतिजन कहा जाता है। वहीं यदि आरबीसी पर अगर बात करें हम लोग तो क्या क्या है इसमें उसको जानेंगे। पहला ए एंटीजन है तो रक्त समूह ए होगा, बी एंटीजन है तो रक्त समूह बी होगा, वहीं ए और बी दोनों एंटीजन है तो रक्त समूह ए भी होगा। वहीं कोई भी
ए या बी एंटीजन नहीं है तो रक्त समूह ओ होगा। इस बात को याद रखेंगे कि ओ में कोई भी एंटीजन समूह नहीं होता है। वहीं प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन वे एंटीजन की प्रक्रिया में होती हैं। जैसे रक्त समूह ए में एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी नहीं होती है, जैसे रक्त समूह ए में एंटीबॉडी बी होती है, वहीं समूह को और समूह को प्रभावित नहीं करती है, तो दूसरे समूह को ये प्रभावित नहीं करता है। क्लास आधे घंटे का हो गया है, बट कुछ बातें हैं जिसको हम लोग आज जान लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वांछित जीन को एक दूसरे जीव में स्थानांतरित करना यानी ट्रांसफर करना रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आरडीएनए है। आरडीएनए आप लोग हमेशा सुना करते हैं। तकनीकी जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में कहा जाता है, में डीएनए के खंडों को कृत्रिम रूप से जोड़ा जाता है यानी ऐड अप किया जाता है, अलग से आर्टिफिशियली इसको ऐड किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक जीव यानी स्रोत जो है उससे विशिष्ट वांछित जीन यानी डिजायर्ड जीन, जैसे मानव इंसुलिन बनाने का वाला जीन को निकालना है। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग बेहतर चीज़ें पा सकते हैं। इस जीन को फिर एक वाहक यानी वेक्टर जैसे प्लाज्मिड में हो गया में डाला जाता है और इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक दूसरे जीव यानी मेजबान जैसे बैक्टीरिया में स्थानांतरित किया जाता है। मेजबान जीव तब उस नए जीव के अधिव्यक्त यानी एक्सप्रेस करता है, जैसे बैक्टीरिया मानव इंसुलिन का उत्पादन करने लगता है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपरूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक है जबकि हीरा कुचालक है। ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है और 3 अन्य परमाणुओं से सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड से, जिसे एक षटकोणीय परत बनती है, से घिरा रहता है। ग्रेफाइट में चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज होता है यानी मुक्त होता है और परतों के बीच गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेफाइट को सुचालक बनाता है। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज्ड, वही इसको सुचालक बनाता है। अगर हीरे की संरचना देखें हम लोग, तो हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होते हैं और अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं, जिसे 3 डायमेंशनल चीजें जालक बनता है यानी 3 आयामी जालक बनता है। हीरे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। वहीं हम लोग ग्रेफाइट की बात करें तो वो सुचालक होता है। यहाँ दोनों की प्रकृति को देखते हैं। इसमें डायमंड में और ग्रेफाइट में यहाँ sp2 है, यहाँ sp3 है, तो ये जालक बना रहा है, ये जालक कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है। ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं। कैल्शियम ऑक्जिलेट तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। वहीं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3 10H2O को धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा कहते हैं। वहीं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O को हम लोग पेरिस प्लास्टर भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग टूटे हुए हड्डियों को मरम्मत के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलें तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, जिसका उपयोग खाना पकाने, बेकिंग और एंटासिड के रूप में किया जाता है। वहीं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात करें हम लोग, तो इसका इस्तेमाल विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, जिसका उपयोग हम लोग कीटाणुनाशक और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की बात करें Na2CO3 10H2O को, तो ये धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा है और इसका नाम और सूत्र है, जिसका उपयोग हम लोग सफाई जल की कठोरता दूर करने में इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट है हम लोग इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मूर्तियाँ बनाने और टूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें बहुत सारी बातें हैं और उनके गुण धर्मों की बात करते हैं। तो अब आधुनिक आवर्त सारणी जो है हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था
और आधुनिक आवर्त सारणी नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर Z के आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है और परमाणु भार के आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों हॉरिजॉन्टल रोज को आवर्त पीरियड्स कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर स्तंभों वर्टिकुलर कॉलम्स को समूह ग्रुप्स कहा जाता है। अगर बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में तो 7 आवर्त हैं और 18 इसमें ग्रुप्स हैं।